हेलो हाय, दिस इज अनुज एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंस स्टडी सर्कल। स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले ब्रीफली बता देता हूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नीट 2024 बायोलॉजी क्वेश्चन। इसमें इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बॉटनी को ही कवर करेंगे, जियोलॉजी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। और आपको कि यार ये तो कोई भी बता देगा, ये तो मैंने उसी दिन देख लिया था, 5 मई को ही देख लिया था एग्जाम खत्म होने के बाद ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट आपको ये नहीं बताया गया होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। क्या ये एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया था। अगर ये एनसीईआरटी से था तो ओल्ड एनसीईआरटी से था या न्यू एनसीईआरटी से था, आज हम कंप्लीटली आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर ये एनसीईआरटी से था तो एनसीईआरटी का वह कौन सा पेज नंबर है, वह कौन सा एनसीईआरटी का लाइन है एग्जैक्टली। आज मैं इसका कटआउट आपके सामने लेके आया हूँ और फुल प्रूफ के साथ आज मैं दिखाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी को प्रीफर करना है या फिर न्यू एनसीईआरटी को प्रीफर करना है। आप में से 95% स्टूडेंट लोग यही बोलेंगे कि हमें ना न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक फिजिक्स का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन गया था, उसके बाद सबके माइंड में बस एक ही चीज सेट है कि हमें न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, ओल्ड वाला पढ़ना है या फिर न्यू वाला पढ़ना है। और इसी के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई डेटा है या फिर कोई कंसेप्ट है जो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं उसका आपको ट्रिक भी देने वाला हूं। खैर, सो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका कोड T3 है ना, कोड T3, कोड T3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बॉटनी का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द फ्लावर ऑफ द वायलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। ये बिल्कुल भी गलत बोल रहा है। दिस लाइन इज वैलिड फॉर दोज फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट लाइक इंसेक्ट, एनिमल्स। क्यों? और हमें ये भी पता है कि वायलिसनेरिया तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, वायलिसनेरिया का तो पॉलिनेशन वाटर से होता है, मींस वायलिसनेरिया का पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट से होता है। तो वायलिसनेरिया का फ्लावर कलरफुल या फिर उसके पास नेक्टर नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि ये कलरफुल, ये खूबसूरती, ये चकाचौंध और ये प्रलोभन, ये होता है बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। और इससे सिर्फ और सिर्फ बायोटिक एजेंट ही अट्रैक्ट हो सकता है, ना कि एबायोटिक एजेंट। एंड दैट इज व्हाई दिस लाइन इज वैलिड फॉर दोज फ्लावर्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। स्टेटमेंट बी कह रहा था फ्लावर्स ऑफ द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये बिल्कुल ही सही कह रहा है। वाटर लिली और जो वाटर हायासिंथ है, भले ये पानी में रहता है, नाम में वाटर आ रहा है, बट एक बात याद रखना, एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एक्वाटिक प्लांट है उसका पॉलिनेशन वाइंड और बायोटिक एजेंट से होता है, ना कि वाटर से। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द वाटर लिली एंड वायलिसनेरिया। सो वाटर लिली और वाटर हायासिंथ का जो पॉलिनेशन होता है वो वाइंड और इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो ये लाइन एब्सोल्युटली ट्रू है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। यस, दिस इज ट्रू। जो एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन पानी के थ्रू होता है, तो उसका जो पॉलन ग्रेन होता है कहीं वो भीग ना जाए, कहीं वो पानी के अंदर डूब ना जाए और पता चले कि यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल इंतजार में ही मर जाएगा, और जो पॉलन ग्रेन है पता चलेगा कि भीग के कहीं नीचे ना चल जाए। एंड दैट इज वाई जो वाटर पॉलिनेटेड जो पॉलन ग्रेन होता है वो उसको वेटिंग से बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस का कवरिंग होता है। तो ये लाइन सही है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। बिल्कुल सही कह रहा है कि पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोफाइट्स होते हैं। एक तो होता है
जो वाटर सरफेस के नीचे सबमर्ज्ड होता है, लाइक जोस्टेरा जिसे हम मरीन ग्रास भी कहते हैं। दूसरे हाइड्रोफाइट्स हमारे पास होते हैं जो वाटर के सरफेस पर होता है, लाइक वाइलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। एंड थर्ड टाइप ऑफ वाटर एक्वाटिक प्लांट्स जो हमारे पास, या फिर जिसे हम हाइड्रोफाइट कह सकते हैं, वो वाटर के सरफेस से ऊपर होता है, लॉन्ग स्टॉक के थ्रू ये ऊपर आ जाता है, जिसका पॉलिनेशन वाइंड और इंसेक्ट से होता है। तो ये बात बिल्कुल भी सही कह रहा है कि जो हाइपोहाइड्रोफाइट जो होता है, जो वाटर के नीचे जो सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं, तो उसका जो पॉलन ग्रेन है उसको पानी के अंदर जाना है, और पानी के अंदर जाने के लिए ये रिबन लाइक होता है, इसे रिबन लाइक बनाया जाता है और इसे लॉन्ग बनाया जाता है। यस, सो दिस लाइन इज ट्रू। स्टेटमेंट ई क्या बोल रहा है? इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे फ्लावर, ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है, तो उसका जो स्टिग्मा है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो ओवेरी है, वो सारा का सारा पानी के अंदर है। तो अगर स्टिग्मा स्टाइल पानी के अंदर है तो पॉलन ग्रेन को तो अंदर ले जाना ही होगा ना। यस, सो इसका स्टेटमेंट ए गलत है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। सो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर यहाँ पे विजिबल नहीं है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 13, ये न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यस, यहाँ पे एग्जैक्टली इन्होंने क्या बताया कि वालिसनेरिया एंड हाइड्रिला यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। यस, यही लाइन यहाँ पे दे रखा हुआ था। द फ्लावर्स ऑफ द वाटर लिली आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। यस, द फ्लावर ऑफ द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। यस, और ये एग्जैक्ट लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट वाटर हायासिंथ एंड जो वाटर लिली है, ये फ्लावर जो है वो इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और वाइंड। यस, ये वाटर से इसका पॉलिनेशन नहीं होता है, इसका पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट और वाइंड से होता है। In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Yes, ये भी लाइन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। And yes, here in most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. In some hydrophytes, the pollen grain are carried passively inside the water. Yes, ये भी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि pollen grains in many such species are long ribbon like and they are carried passively inside the water। तो ये एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी से उठाया गया था, और इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द टाइप ऑफ द कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। कह रहा है टाइप ऑफ कंजर्वेशन, ऐसा टाइप ऑफ कंजर्वेशन जिसमें हम जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसको उसके ओरिजिनल साइट से उठा करके और कहीं उसको स्पेशल सेटिंग में ले करके रखते हैं जहां पर उसका स्पेशल केयर किया जाता है। तो इस तरह का जो कंजर्वेशन है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ऐसा तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा और हमने कभी सुना भी नहीं है, तो अभी हम इसे होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्स को इस तरीके से यूज करें सो दैट कि आज भी हमारी जो नीड है वो पूरी हो जाए और इन फ्यूचर के लिए भी हम इसे बचा के रखें। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग है। कह रहा इन सितु कंजर्वेशन, नहीं, इन सितु कंजर्वेशन कैसे? ये तो ऑफसेट कंजर्वेशन के बारे में क्वेश्चन बात किया जा रहा है ना, कि स्पीसीज को ओरिजिनल हैबिटेट से निकाल करके उसको स्पेशल सेटिंग में रखा जा रहा है, ह्यूमन केयर में रखा जा रहा है। तो दैट इज नॉट द इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है? ऑन साइट कंजर्वेशन। तो ये तो नहीं होगा। अब ऑप्शन 4 जो है ये कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट इसका आंसर जो है वो 4 ही होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह का होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर ऑफ 2 टाइप। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह का होता है, वन इज इन सितु कंजर्वेशन एंड अदर इज एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन।
एक सेतु कंजर्वेशन। सो अगर ये लाइन हमसे पूछेगा कि ऑल इन situ conservation are called biodiversity conservation, yes सही है, but all biodiversity conservation can't be said that is in situ conservation। मीन्स यहाँ पे चाहे वो एक सितु कंजर्वेशन है चाहे वो इन सितु कंजर्वेशन हो, हम इसे तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ही कहेंगे ना। मीन्स दिस इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये एग्जैक्टली हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, पेज नंबर 225, एक सेतु कंजर्वेशन, एक सितु कंजर्वेशन। Yes. Ex situ conservation. In this approach, the threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given special care। और इस तरह का जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है उसे एक सितु कंजर्वेशन कहा जाता है। और सारे ही एक सितु कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, बट सारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक सेतु कंजर्वेशन नहीं होता है। यस, सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था, इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का जो इनिबिशन होता है मेलोनेट के थ्रू, ये किस तरह का इनिबिशन वाला एग्जांपल है। यस, तो क्या ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है? यस, हमारे एनसीईआरटी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बता रखा है कि ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। क्या ये एंजाइम एक्टिवेशन है? नहीं, ये तो इनिबिटर है तो एक्टिवेट क्यों करेगा एंजाइम को। क्या ये कोफैक्टर इनिबिशन है? नहीं। क्या ये फीडबैक इनिबिशन है? नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेस, the inhibition of the enzyme succinate dehydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate in a structure, and this is the example of competitive inhibition। NCERT पेज नंबर आई थिंक ये हाइड हो गया है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 says identify the part of the seed from the given figure which is destined to form रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। कह रहा है नीचे कुछ यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है जिसमें लेबलिंग किया हुआ, और हमें ये बताना है कि इसमें से वह कौन सा लेबलिंग है, वह कौन सा पार्ट है सीड का जिससे रूट बनता है। सो सबसे पहले तो हम इसमें ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल, सो यह सी रिप्रेजेंट्स radical, C is radical and D is coleorhiza, D is coleorhiza। Here A is coleoptile, here A is coleoptile and B is plumule, B is plumule। और हमें ये बहुत ही अच्छे से पता है कि रूट रेडिकल से बनता है, और सवाल में वही तो पूछ रहा है ना कि बताओ इनमें से कौन सा है जिससे रूट आगे जा करके बनेगा। और हमें एनसीईआरटी में क्लियरली बताया हुआ है कि रेडिकल से जो है वो रूट बनता है, मींस सी। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1, मींस सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहा है जो बुलिफॉर्म सेल्स जो मोनोकोट्स में होता है वो उसका फंक्शन क्या है। सो ऑप्शन ओके, सो ऑप्शन 1 सेज इंक्रीज फोटोसिंथेसिस इन मोनोकोट। ऐसा कुछ भी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ाता है, इसका फंक्शन कुछ और है। इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट, यस दिस इज करेक्ट। प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ सुगर्स, नो। प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉल्ट स्ट्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाटर स्ट्रेस से बचाता है ना कि सॉल्ट से। ये वाटर स्ट्रेस से बचाता है ना कि सॉल्ट से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। और ये एग्जैक्टली हमारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। और क्या कह रहा है कि बुलिफॉर्म सेल्स व्हेन दे आर, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होता है, मोनोकोट का लीव्स का जो एपिडर्मल सेल होता है, तो एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन होता है बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म सेल्स और इसी के साथ जो लीव्स के जो वेन्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, और एक्चुअली ये वाटर स्ट्रेस से इसे बचाता है। अगर
पानी एक ऑप्टिमम लेवल पर है, पानी जितना रिक्वायरमेंट है उतना है, तो लीव्स फ्लैसिड रहेगा, मीन्स लीव्स फ्लैसिड हो जाएगा और लीव्स जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा, मीन्स ये फैल जाएगा। बट जब वाटर स्ट्रेस होगा, जब पानी की कमी होगी, तब ये इनवर्ड कर्लिंग होगा, सो दैट कि सरफेस एरिया कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। बिकॉज हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन एवोपरेशन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये क्या करता है, इनवर्ड कर्लिंग कर लेता है, और इनवर्ड कर्लिंग करने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। तो दिस मॉडिफिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस, नॉट सॉल्ट स्ट्रेस। So correct answer is option 2. Now let's move on next question. Which of the following are required for dark reaction of the photosynthesis? सवाल कहता है कि डार्क फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, तो नीचे बता रखा है, पूछ रहा है इसमें से क्या चाहिए। क्या डार्क रिएक्शन में हमें लाइट चाहिए? नहीं। क्या डार्क रिएक्शन में हमें क्लोरोफिल चाहिए? नहीं, ये तो लाइट रिएक्शन में चाहिए। क्या CO2 चाहिए? यस। क्या ATP चाहिए? यस। क्या NADPH चाहिए? यस। और एग्जैक्टली यही लाइन हमारा NCERT में भी दे रखा है कि बायोसिंथेटिक फेज को ही हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, और इसमें हमें किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, ATP का जरूरत पड़ता है, NADPH का जरूरत पड़ता है, और साथ ही साथ हमें CO2 और वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स CDE। सो हियर ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और ये पेज नंबर 142 में दिया हुआ है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये हमारे NCERT में दे रखा है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसे टिश्यू या फिर ऐसे मेरिस्टम जो प्लांट में बर्थ से होता है, उसके जो लाइफ स्पैन जब शुरू होता है, जब शुरू से होता है, तो ऐसे टिश्यू को हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, और ऐसे मेरिस्टम को हम प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू हम वो टिश्यू को कहते हैं जिसके पास कैपेसिटी होता है डिवीजन का। सो जो सबसे फर्स्ट जो एट अ बर्थ जो प्लांट के पास जो टिश्यू होता है उसे प्राइमरी टिश्यू कहा जाता है। सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम। प्लांट के बर्थ के टाइम ही प्राइमरी मेरिस्टम होता है, लाइक रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टम में एक प्रोसेस होता है एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और जब प्राइमरी मेरिस्टम जब डिफरेंशिएट कर जाता है तो ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। और परमानेंट टिश्यू हम ऐसे टिश्यू को कहते हैं जिसके पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आई थिंक यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा, सो इसे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। यस। तो प्लांट्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा दैट इज प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम, और प्राइमरी मेरिस्टम में एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इस प्राइमरी परमानेंट, कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से डिवीजन वाली कैपेसिटी आ जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन एंड इससे सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम।
12 सेकेंडरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी मेरिस्टम का हमारे पास एग्जांपल है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऐसे कैम्बियम को कहते हैं जो दो वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है। लेट्स से ये अगर एक वैस्कुलर बंडल है, मैं अगर बनाऊं यहाँ पे, दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम एंड दिस इज द जाइलम। तो दो वैस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एंड जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो मेरिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दैट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और एक चीज हमें बहुत ही ध्यान से याद रखना है, दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन बट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस से होता है। और ये हमें दे रखा है पेज नंबर 172 में दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या कह रहा है कि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स जैसे कि पैनकैमेटस सेल हो गया, दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड regain the capacity of the division under the certain condition. This phenomenon is termed as de-differentiation. Let's move on next question. Question number 108 क्या कह रहा है, hitherto always cuts the DNA at particular point called recognition sequence and it is consist of, जितना भी इंडोन्यूक्लियस, जितना भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पर ही जाकर के एक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लोनिंग साइट एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। तो कह रहा है कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है, HindII का जो रिकॉग्नाइजेशन साइट है या रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कितने बेस से मिलकर के बना हुआ है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटाबेस क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 6 बेस पेयर। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है कि इट वाज फाउंड दैट कि HindII ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूलर पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड 6 बेस पेयर का ये रिकॉग्नाइजेशन साइट है। ये हमें एनसीईआरटी पेज नंबर 165 में दे रखा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन शोस ग्रेटर लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बिकॉज कह रहा है ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज रिचनेस होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसका रीजन क्या है, तो लेट्स सी इसका रीजन क्या बता रहा है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ट्रॉपिकल लेटीट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर, okay, tropical latitude have remained relatively undisturbed for million of the years, hence more time was available for species diversification। बिल्कुल सही कह रहा है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना वो अनडिस्टर्ब होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, एंड दैट इज वाई यहाँ पे यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज एज वी नो कि स्पीसीएशन और जो डाइवर्सिफिकेशन होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और वो भी अनडिस्टर्ब टाइम। तो यस दिस लाइन इज ट्रू, एनसीईआरटी का लाइन है। स्टेटमेंट बी कह रहा है ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल, नहीं बिल्कुल गलत कह रहा है, ट्रॉपिकल रीजन आर नॉट मोर सीजनल। मोर सीजन का मतलब है कि इसमें जो सीजन का जो काफी ज्यादा फ्लैक्चुएशन होता है, बट ऐसा ये बिल्कुल भी गलत कह रहा है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल, बिल्कुल ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज ट्रॉपिकल रीजन आर लेस सीजनल, ट्रॉपिकल रीजन आर लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कांस्टेंट। तो ये गलत है। स्टेटमेंट सी कह रहा है मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा अर्थ, इसे इक्वेटर कहा जाता है, और ये पोलर रीजन होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ऊपर भी ट्रॉपिकल रीजन होता है और नीचे भी ट्रॉपिकल रीजन होता है। हमें ये बहुत ही अच्छे से पता है, हमें बचपन में भी बताया गया था कि इक्वेटर पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ता है और जो पोलर रीजन होता है वहां पर सनलाइट सबसे कम पड़ता है। और यही रीजन है कि जो इक्वेटर में जितना भी कंट्री है वहां के लोग एकदम गुलाब जामुन जैसा दिखते हैं, एंड जो पोलर रीजन में जो कंट्री है वहां के लोग आपको रसगुल्ले जैसा दिखेंगे। यस, और हमें ये भी पता है कि सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड।
और इस सोलर एनर्जी को ट्राइव कौन करता है? प्लांट्स। एट प्लांट्स, और कहीं ना कहीं प्लांट्स पे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ये एनसीईआरटी में ये क्लियरली बताया हुआ है कि सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल विंड। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। भैया ओए, ट्रॉपिक में, ट्रॉपिकल रीजन में जो सनलाइट है वो ज्यादा है, मीन्स एनर्जी ज्यादा है। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वहां पे ज्यादा स्पीसीज रहेंगे, मीन्स वहां का जो डाइवर्सिटी होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। तो ये बिल्कुल ही सही कह रहा है। एंड स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है? कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट द नीश स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही कह रहा है। जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है ना, दैट इज प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन दोनों करवाता है ये नाउ। तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। बिल्कुल भी सही कह रहा है। जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है और वो प्रिडिक्टेबल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन बी यहाँ भी है, तो इसे उड़ा देते हैं, यहाँ भी इसे भी उड़ा देते हैं, यहाँ भी इसे भी उड़ा देते हैं। एंड जो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी ई। और ये हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, इस स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल सही कह रहा है। एंड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन से उठाया हुआ है। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 219 एंड 220 में है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। हमें पता है जो किंगडम फंजाई है उसे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो डिफरेंट जो क्लासेस में जो किंगडम फंजाई को डिवाइड किया गया है, कहीं ना कहीं इसका पीछे का कोई तो मेन क्राइटेरिया होता होगा। तो यस, वही पूछ रहा है कि जरा बताना इसमें से कौन सा जो है वो क्राइटेरिया नहीं है फंजाई के क्लासिफिकेशन का। सो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्रूटिंग बॉडी ये भी है। मोर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम बिल्कुल सही कह रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये गलत है। मींस हमें क्या बोला था कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये बिल्कुल भी एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज द मोर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, है ना, एंड फ्रूटिंग बॉडी forms the basis for the division of the kingdom into the various classes। अब ये ना याद रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक बताने वाला हूँ। सो ट्रिक क्या कहता है? मत सुनो फालतू बात, मत सुनो फालतू बात, मत सुनो फालतू बात। हियर M represents mycelium structure. M represent mycelium structure। क्या हो रहा है? mycelium structure। S represents spore formation, means mode of spore formation। spore formation। Here F represents fruiting body, fruiting body। B represents body। तो इस तरीके से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद रख सकते हैं। मत सुनो फालतू बात, माइसिलियम स्ट्रक्चर, स्पोर फॉर्मेशन मींस मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। और यही टोटल ये 3 बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर किंगडम फंजाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में हर एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए हमें कितना एटीपी चाहिए, कितना एनएडीपीएच चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का डेटा से ये क्वेश्चन बनाया गया है एंड दैट इज, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या कहता है एनसीईआरटी कि एवरी CO2 for every CO2 molecules entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required। तो वही तो पूछ रहा है, 3 molecule of ATP and 3 molecule of NADPH। बिल्कुल गलत कह रहा है, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADPH। yes, this is correct।
2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, नो। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, नो। तो इस तरीके से इसका जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, These are regarded as major cause of biodiversity loss। यहाँ पे कुछ जो कॉज दे रखा है, टोटल 6 कॉज दे रखा है, उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से मेजर कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या है। तो एनसीईआरटी में हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है कि कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण क्या है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज हैबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नीट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजिनेशन एंड को एक्सटिंक्शन। ऑप्शन देख लेते हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यस, को एक्सटिंक्शन यस, म्यूटेशन नो, ऐसा कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। यही सवाल 2023 से पूछा गया था। सो ए होगा, बी होगा एंड डी। ए बी डी, ई है गलत है, ए बी डी बिल्कुल सही है, ए बी एंड डी यस। और एनसीईआरटी पेज नंबर 222 और 223 में दे रखा है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अब ये जो एनसीईआरटी में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि जो कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी सेल, किसी भी एक सेल से पूरा बॉडी जनरेट कर लेना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। एंड ये पुरानी एनसीईआरटी में फूड इन्हांसमेंट वाला चैप्टर में था, बट इन न्यू एनसीईआरटी ये आपको मिलेगा आई थिंक बायोटेक में। यस, ये बायोटेक में दिया हुआ है। एंड क्या बोल रहा है कि दिस कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम द एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। एनसीईआरटी पेज नंबर 128। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the equation of the velocity growth is dn by dt is equal to rn into k minus n divided by k। from this equation k क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है ये जो इक्वेशन जो वेलोसिटी ग्रोथ का जो इक्वेशन है इसमें k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। हियर एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि k रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, k रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी। सो तो k रिप्रेजेंट कैरिंग कैपेसिटी, बहुत ही सिंपल है ये। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, वो इन्वायरमेंट का, वो इकोसिस्टम का मैक्सिमम क्षमता, वो कितना इंडिविजुअल, वो कितना स्पीसीज को अकोमोडेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एक कार में 5 या फिर 6 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, एंड दैट इज कैरिंग कैपेसिटी फॉर कार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। कह रहे जो स्पिंडल फाइबर होता है ना वो काइनेटोकोर से कब अटैच होता है। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर क्लियरली हमारे एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज, है ना, मेटाफेज। और ये इसको पॉइंट में भी करके दिया हुआ है। मीन्स हमें ये समझ में आता है कि अगर एनसीईआरटी किसी पॉइंट को, अगर किसी चीज को अगर पॉइंट आउट करके बता रहा है, मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कब होगा, मेटाफेज में। पेज नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवेरी फ्रॉम द गिवन पिक्चर। गिवन फिगर ए एंड बी। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसका कलिक्स, कोरोला है ना, एंड्रोसियम, इसके ओवेरी के रिस्पेक्ट में सारा दिया हुआ है। और इसके रिस्पेक्ट में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्टली ये एनसीईआरटी का डायग्राम से सवाल पूछा गया है। और डायग्राम में ये क्लियरली दिखाया हुआ है कि बी और सी, ये बी और सी जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पेरीगाइनस। बी और सी आर रिप्रेजेंटिंग पेरीगाइनस, राइट। तो ये जो फ्लावर है ये पेरीगाइनस एंड हाफ इंफीरियर ओवेरी वाली सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों ही पेरीगाइनस फ्लावर है। मींस इसका ऑप्शन बी सेकंड होगा, दैट इज ए भी पेरीगाइनस है
एंड बी भी पेरीगाइनस है। अब इसको याद रखने का जो ट्रिक है ना वो बहुत ही ईजी है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद रखने के लिए, है ना। इसको याद रखना, हर रोज पानी पूरी, हर रोज पानी पूरी, हर रोज पानी पूरी। यार H रिप्रेजेंट्स, here H represents half inferior ovary, half inferior ovary, half inferior ovary, half inferior ovary। और हाफ इंफीरियर ओवेरी या फिर पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल सबसे पहला जो हमारे पास होता है दैट इज रोज, है ना। सो रोज में कौन सी कंडीशन देखने को मिलता है, हाफ इंफीरियर वाली कंडीशन। हियर पानी रिप्रेजेंट्स प्लम, प्लम, एंड पूरी रिप्रेजेंट्स पीच। सो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से इसको याद रख सकते हैं, हर रोज पानी पूरी। Here H represents half inferior ovary, R represents rose, pani represents plum, and puri represents peach. Now let's move on next question। और हमारा जो अगला सवाल है वो कहता है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट दे रखा है और हमें इसको मैच करना है। सो राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ना। कह रहा है उस्टिलागो, भाई उस्टिलागो यहाँ पे अस्मट कोज करता है। उस्टिलागो क्या कोज करता है, अस्मट। उस्टिलागो कॉजेज अस्मट, पक्सिनिया कॉजेज रस्ट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पक्सिनिया क्या कोज करता है, रस्ट कोज करता है। और अगैरिकस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन मशरूम, अगैरिकस को मशरूम कहा जाता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन से पूछा हुआ सवाल है। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट का 3 एंड सेकेंड का 2, फर्स्ट का 3 एंड सेकेंड का 2। I think option number 1 is correct. Yes, C1, no, this is not correct. राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, यस ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। उस्टिलागो अस्मट कोज करता है, एंड पक्सिनिया रस्ट कोज करता है। अगैरिकस को कॉमन मशरूम कहा जाता है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल जो हमारे टीवी स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है, इन प्लांट्स ब्लैक सीड कलर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड कलर स्मॉल बी। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड और द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। अब यहाँ पे इसने क्या बता रखा है कि कैपिटल भी ब्लैक सीड को दिखा रहा है एंड कैपिटल बी स्मॉल बी भी ब्लैक सीड को दिखा रहा है। अब ये अपेरेंटली तो हमें ये डोमिनेंट दिख रहा है, इसका फिनोटाइप तो डोमिनेंट है, ब्लैक सीड इज डोमिनेंट, मींस उसका जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो होता है वो रिसेसिव कलर होता है। तो अपेरेंटली इसका जो फिनोटाइप है वो तो हमें डोमिनेंट दिख रहा है, बट हमें इसका जीनोटाइप तो नहीं पता है, क्योंकि कैपिटल बी भी आपका जो है वो ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल बी स्मॉल बी भी आपका जो है वो ब्लैक सीड को रिप्रेजेंट करता है। एंड फॉर दैट टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द अपेरेंटली डोमिनेट जो फिनोटाइप आपको दिख रहा है, डोमिनेंट जो फिनोटाइप दिख रहा है उसका जीनोटाइप निकालने के लिए मेंडल साहब हमें एक क्रॉस बताए थे एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जो भी जो अपेरेंटली डोमिनेंट होता है उसका क्रॉस हम किसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस करवाया जाता है रिसेसिव पेरेंट्स। इसका क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है, रिसेसिव पेरेंट्स से। और इस क्रॉस से हमें ये पता चलता है कि इसका जो जीनोटाइप है वो डोमिनेंट मींस हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। यस, तो अगर ये इसका जो ब्लैक सीड है अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल बी होगा तो इसका जब हम क्रॉस करवाएंगे किसी रिसेसिव प्लांट के साथ, प्योर रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट के साथ, तो इससे जितना भी सीड बनेगा वो सारे के सारे क्या होगा, ब्लैक होगा। वो सारा का सारा क्या होगा, ब्लैक होगा। बट अगर
ये जो अपेरेंटली जो डोमिनेंट दिख रहा है, अगर इसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है, अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी है, और अगर इसका क्रॉस हम किसी रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से हमें दोनों मिलेगा। यहाँ से हमें दो गैमेट की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, दैट इज यहाँ से कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है एंड स्मॉल बी भी हो सकता है। मीन्स यहाँ से हमें ब्लैक भी मिल सकता है और व्हाइट भी मिल सकता है। अगर टेस्ट क्रॉस में हमें ये दिख रहा है कि जितने भी प्लांट्स है सारे ही सारे ब्लैक है, जितने भी प्लांट, जितने भी प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में हमें मिला है, अगर वो सारे के सारे अगर ब्लैक है, मीन्स दैट जीनोटाइप इज होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। और अगर इस क्रॉस में हमें दोनों मिलता है, दैट इज ब्लैक भी मिलता है और अगर व्हाइट भी मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस है। यस, तो हमें ये पूछ रहा है कि हमें ना क्या करना है कि इसका जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना। तो जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट से उसका क्रॉस करवाते हैं। तो हम इसके क्रॉस किससे करवाएंगे, स्मॉल बी से करवाएंगे। पेज नंबर 58 एनसीईआरटी 12th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में दिया हुआ है। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट। तो जरा बताना कि इसका फिनोटाइप क्या होगा उसके प्रोजेनी का, है ना। तो सवाल में ये जो स्नैपड्रैगन है, ये हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना होता है कि स्नैपड्रैगन फ्लावर प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि उसका जो F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी होता है वो does not resemble any of the parents and that is called incomplete dominance। तो हमें ये याद रखना है कि जो स्नैपड्रैगन है ना, that is the example of incomplete dominance। incomplete dominance में क्या होता है, स्नैपड्रैगन जो ये कैपिटल आर इसका जो जीनोटाइप होता है, that represents the red color and small r represent, wait a second, and a small r represents white। ओके, यस आ गया। हियर स्मॉल आर रिप्रेजेंट्स white and कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रेड। बट जब हमने इसका क्रॉस करवाया तो हमें क्या यहाँ पे मिला, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर वाला प्रोजेनी। तो अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस वाला होता तब इसका जो फिनोटाइप होता वो क्या होना चाहिए था, इसका जो फिनोटाइप था वो तो रेड होना चाहिए था। बट इसका जो फिनोटाइप है वो रेड ना होकर के इसका फिनोटाइप क्या होता है, पिंक। F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक, दैट इज पिंक इन कलर। मीन्स F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी है ये किसी भी पेरेंट्स को रिसेंबल नहीं कर रहा है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर हम पिंक फ्लावर को सबसे पहले इससे मैं इरेज कर लेता हूं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ है। वेल, सो कह रहा है पिंक फ्लावर, तो पिंक फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, हम सबको पता है कैपिटल आर और स्मॉल आर होना चाहिए। नाउ कह रहा है कि द पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट क्रॉस विद अ रेड फ्लावर। जब पिंक फ्लावर को जब हमने क्रॉस करवाया रेड फ्लावर के साथ, तो इसका जो प्रोजेनी होगा उसका क्या फिनोटाइप होगा। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। तो इसका पॉसिबल जो गैमेट होगा वो क्या हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। मीन्स इससे ये भी बन सकता है एंड इससे कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। अच्छा, यस, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। और हमें पता है कि कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स रेड कलर एंड ये पिंक। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसका पॉसिबल प्रोजेनी क्या होगा। ठीक है जी, तो ये रेड और पिंक नहीं, ओनली पिंक नहीं होगा, रेड पिंक एज नहीं, व्हाइट कहाँ से होगा, ओनली रेड फ्लावर, नो, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। बिल्कुल सही बोल रहा है, रेड भी है और पिंक भी है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है।
ठीक है, पेज नंबर 60। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, सॉरी। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, एक जीन का दो और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म जो होता है उसे हम अलील कहते हैं, दैट इज 3। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, जस्ट अभी हम इसके बारे में डिस्कस करके आए हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल टेस्ट क्रॉस। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड बाइक क्रॉस। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है ना। नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट्स, इसे प्लॉइडी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल भी हमारा आंसर को ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसके कारण हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ये है ना। क्यों? क्योंकि अगर अगर मेरे को ये नहीं पता है ये लाइन, तो अभी मैं इसे होल्ड पर रख रहा हूँ, है ना, और जो हमें पता है उसी को पहले करके देखते हैं। मीन्स क्या होना चाहिए, 3 4, कहाँ है 3 4, अरे ये तो जरूरत ही नहीं पड़ा, ये तो एक ही ऑप्शन से बन गया, है ना। तो भले ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये बस आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए है ना, आपको बेवश बनाने के लिए, आप में बस पैनिक क्रिएट करने के लिए है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अ लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। जो लेसिथिन है एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लिविंग टिश्यू में होता है, ये किस चीज का एग्जांपल है? तो एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली ये इन्होंने बता रखा है कि सम ऑफ द लिपिड, किसी किसी लिक्विड में क्या होता है, फॉस्फोरस ग्रुप भी देखने को मिलता है, और ऐसे फॉस्फोराइलेटेड लिपिड को, है ना, क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड क्या कहा जाता है। एंड लेसिथिन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। मीन्स ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। व्हाई? बिकॉज इन लेसिथिन phosphorus group is present. Now next question, again मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये हर साल ये सवाल पूछा जाता है यहाँ से, है ना, और मैचिंग टाइप ही पूछा जाता है। सो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें क्या मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम प्रोड्यूसेस ब्यूटारिक एसिड। सैक्रोमैसिस सेरेविसी, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, इसको बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है एंड ब्रेवरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, इसको दारू बनाने में भी यूज किया जाता है और इसको ब्रेड बनाने में भी यूज किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमें साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। स्ट्रेप्टोकोकस से हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस मिलता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 3142, 3142, yes, what is happening? So option 1 is correct, 3 1 4 and 2 बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है, पेज नंबर 153। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्यूटारिक एसिड। सैक्रोमैसिस सेरेविसी जो है यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन इन इथेनॉल, ये इथेनॉल के प्रोडक्शन में हम इसे यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस से हमें क्या मिलता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एंड इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। अब यहाँ पे स्टोमेटा का फोटो दे रखा है और पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा पार्ट है जिसका इनर वॉल थिक होता है एंड आउटर वॉल थिन होता है। अब ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल एंड विच इज अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, है ना, एंड इनर वॉल्स जो कि इनवर्ड होता है, स्टोमेटल पोर मींस अपर्चर के साइड होता है, दैट इज हाईली थिकेंड। तो ये लाइन किसके लिए वैलिड है, गार्ड सेल के लिए, है ना। तो यहाँ पे गार्ड सेल कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ कोर्स सी इज रिप्रेजेंटिंग हियर गार्ड सेल, तो ऑप्शन 3 वुड बी ट्रू। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टोमेटल पोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हियर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है ना, बी रिप्रेजेंट सब्सिडियरी सेल एंड ए रिप्रेजेंट्स एपिडर्मल सेल। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का पेज नंबर 72 में दे रखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हमें यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का नाम दे रखा है एंड हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसमें रेडियल सिमेट्री कौन शो करता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा है। तो हमें पता है, ओके, सो दिस इज टाइपो एरर, दिस इज पाइसम नॉट पाइसल, राइट। यार पाइसम तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पाइसम बिलोंग्स टू फाबेसी फैमिली और फाबेसी फैमिली में जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो कैसा होता है, जैगोमॉर्फिक, मींस बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, तो ये तो नहीं होगा। सेसबेनिया, ये भी फाबेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, तो ये भी जैगोमॉर्फिक फ्लावर है, रेडियल सिमेट्री नहीं होता है इसमें। धतूरा, यस, दिस बिलोंग्स टू द फैमिली सोलानेसी, और सोलानेसी फैमिली में जितने भी फ्लावर्स है वो कैसा होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मींस और ऑप्शन इज थर्ड इज करेक्ट। क्या केसिया होगा? नहीं जी, केसिया भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली बता रखा है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन कौन सा है, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली, ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है जिसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और यहाँ पे कुछ जैगोमॉर्फिक फ्लावर का भी नाम दे रखा है। तो मैं आपको जैगोमॉर्फिक फ्लावर्स का जितना भी एग्जाम्पल है उसको याद करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ, है ना। और ट्रिक जो है वो क्या कहता है, ट्रिक जो हमारे पास है वो कहता है प्यारे बाबू गए कलकत्ता, प्यारे बाबू गए कलकत्ता, है ना, प्यारे बाबू गए कलकत्ता, प्यारे बाबू गए कलकत्ता। Here P रिप्रेजेंट्स P, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्यारे रिप्रेजेंट्स P। Here B रिप्रेजेंट्स बीन, G रिप्रेजेंट्स गुलमोहर, एंड C रिप्रेजेंट केसिया। प्यारे बाबू गए कलकत्ता, इस ट्रिक से हम जितने भी जैगोमॉर्फिक फ्लावर्स है उसके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं, है ना, पी, बीन, गुलमोहर, केसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन इन डीएनए एंड दीज आर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जो डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसमें बेसिकली 3 रीजन होता है, दैट इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो इसमें से ही पूछा जा रहा है कि इसमें से जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से भी पूछ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। हमें ये बहुत ही क्लियरली पता है कि जिस साइड डीएनए का जिस साइड प्रमोटर होता है उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, और प्रमोटर वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, और जिस डायरेक्शन में उस जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उस डायरेक्शन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। मीन्स टर्मिनेटर के साइड में डाउन स्ट्रीम होता है एंड प्रमोटर रीजन के साइड में हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तो वही मैं पूछ रहा है कि प्रमोटर से अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ बताना है। तो क्या होता है, प्रमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है और फ्लैंक दी स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे पहले प्रमोटर होगा, इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होगा, देन वी हैव टर्मिनेटर। तो ये कहाँ है, क्या ये इंड्यूसर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रमोटर, बिल्कुल प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, और ये अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 126, what is the fate of piece of the DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien species? कह रहा है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हमने किसी एलियन स्पीसीज या फिर किसी एलियन ऑर्गेनिज्म में हमने इसको डाल दिया है बाय द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अब वो जो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जिसको हमने एलियन स्पीसीज में डाला है, एलियन ऑर्गेनिज्म में डाला है, उसका फेट क्या, आगे चल करके वो क्या करेगा, उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है, वही सवाल पूछ रहा है। तो कह रहा था पीस ऑफ द डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। जो पीस ऑफ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एलियन स्पीसीज या फिर एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं करता है, and that is why
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम इसे एलियन स्पीसीज के ORI साइट जो होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है, उसके आजू बाजू में बाइंड करवाते हैं, सो दैट कि उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो इसका भी रेप्लिकेशन को कंट्रोल करेगा। बिकॉज जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके पास क्या नहीं होता है, उसके पास मल्टीप्लाइंग वाली प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये लाइन बिल्कुल भी गलत कह रहा है ना। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, बिल्कुल सही कह रहा है। हम इसीलिए तो इसे एलियन स्पीसीज में डालते हैं, सो दैट कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी एलियन स्पीसीज के जीनोम से जाकर के इंटीग्रेट कर जाए, और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए था वो वहां जाकर के बनाए। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। और ये जब तक एलियन स्पीसीज के जीनोम में नहीं बाइंड करेगा तब तक इसका डिवीजन नहीं होगा, तब तक इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, तब तक इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तब तक इसका प्रोटीन या फिर जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें है वो नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन सही कह रहा है। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, यस दिस इज ट्रू। जिस भी होस्ट डीएनए में हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाले हैं वो उसी के साथ रेप्लिकेट करेगा, और उसी के साथ ये होस्ट मतलब नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट ओके, ये डबल प्रिंटेड है ना। द एलियन पीस ऑफ द डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये ना बिल्कुल भी गलत कह रहा है। जो एलियन पीस ऑफ द डीएनए इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, कह रहा है जो होस्ट का जो क्रोमोसोम होता है ना उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अगर उसका इंटीग्रल पार्ट ये क्रोमोसोम का नहीं होगा तो इसका रेप्लिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो इंटीग्रल पार्ट इसको होना ही होगा। क्यों? क्योंकि जो होस्ट का जो क्रोमोसोम है उसमें ORI साइट है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, और वही कंट्रोल करेगा कि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। एंड फॉर दैट इसे जो होस्ट का डीएनए का जो क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट होना ही पड़ेगा। ये लाइन बिल्कुल ही गलत कह रहा है। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं भाई इसके पास एबिलिटी नहीं रेप्लिकेट करने का है ना, इसके पास एबिलिटी रेप्लिकेट करने का नहीं है, और इसीलिए तो ये होस्ट का ORI साइट को यूज करता है फॉर रेप्लिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी और सी सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है हमारा, दैट इज बी एंड सी। और ये क्लियरली एनसीईआरटी में दे रखा है। और पता ये ना एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब एनसीईआरटी मींस बायो में जो बायो बुक में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में वो डायरेक्ट उठा करके यहाँ पे फेंक दिया। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ द डीएनए, क्या आपको पता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्या फेट है, आगे चल करके उसका क्या करना है, विच समहाउ ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। ये तो डायरेक्टली इन्होंने जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको छाप दिया। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या बता रहा है ना कि दिस पीस ऑफ DNA would not be able to multiply itself in the progeny, yes, ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंडिपेंडेंटली ये खुद से प्रोजेनी में जाकर के ये डिवाइड नहीं कर सकता है ना। एंड बट when it integrated into the genome of the recipient it may multiply and inherited along with the होस्ट डीएनए। यही तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा था, इट शोज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, नहीं भाई इसके पास एबिलिटी नहीं होता है रेप्लिकेट करने का, है ना। ये जब इंटीग्रेट होगा होस्ट के जीनोम के साथ, जब उसके ORI साइट के आजू बाजू जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी ये रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब कह रहा है कि द एलियन पीस ऑफ द डीएनए इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और एनसीईआरटी हमारा क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज एंड दैट इज व्हाई द एलियन पीस ऑफ द डीएनए हैज, है ना, डीएनए हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो हमारा एलियन डीएनए है ना, उसको यहाँ पे होस्ट का क्रोमोसोम का पार्ट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका रेप्लिकेशन या क्लोनिंग नहीं होगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज इज कॉज्ड टू ग्रास एज ऑक्सीजन। कह रहा है कि ऑक्सीजन को एज अ वीडीसाइड हर्बिसाइड हम यूज करते हैं, बट ये मोनोकोट को हार्म नहीं करता, इसका रीजन क्या है, डज नॉट अफेक्ट द मेच्योर मोनोकोटिलियन। बिल्कुल सही कह रहा है, जो ऑक्सीजन है ना,
ऑक्सीजन एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, दैट इज 2,4-D। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डी है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोटिलेडनस वीड्स को ही मारेगा। इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका क्या है, ये जो हमारे पास जो ऑक्सीजन है, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन है, इसमें डी है, तो डी वाला सिर्फ डी वाले को ही मारेगा। मीन्स ये जो ऑक्सीजन है सिर्फ डाइकोटिलेडनस वीड्स को ही मारेगा, मोनोकोट को नहीं मारेगा। एंड दैट इज वाई अगर इस वीडिसाइड को, जिसे हम हर्बिसाइड भी कह सकते हैं, अगर हम इसे फसल में यूज करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोटिलेडनस प्लांट को ही मारेगा, है ना, मोनोकोट को नहीं हार्म करेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करेक्ट, जो एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है उसका कोफैक्टर क्या है, तो इसका कोफैक्टर जिंक है, बिल्कुल ही, है ना, क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसका जो कोफैक्टर है दैट इज जिंक, दैट इज मेटल आयन, दैट इज, और इसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। कह रहा है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ मीडियम में अगर हम लैक्टोज को रख देंगे तो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर में लैक्टोज कैसे इंटर करेगा, किसके एक्शन से इंटर करेगा। तो ये हमें एनसीईआरटी में ना क्लियरली बता रखा है कि अगर if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose will transported into the cell through the action of enzyme permease। ये किसके हेल्प से इंटर करेगा, परमिएस के हेल्प से करेगा, एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? कह रहे हैं जो Mendel's law of dominance है उससे आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे एकदम पॉइंट में ला करके बताया हुआ है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम क्या क्या आउटकम्स निकाल सकते हैं। दैट इज, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कैरेक्टर्स आर कॉमन कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, और फैक्टर क्या होता है, पेयर में होता है, और इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि आउट ऑफ वन पेयर ऑफ द फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज, बिल्कुल सही कह रहा है, तो एनसीईआरटी का लाइन है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्या कर, अलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर इन ऐसे, नहीं ये बिल्कुल गलत कह रहा है कि जो अलील्स है ना वो किसी भी तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं शो करता है, और ये डायरेक्टली क्या बोला है कि दोनों ही कैरेक्टर अपीयर होता है F2 जनरेशन में, ये बिल्कुल भी गलत कह रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैक्टर्स अकर इन अ पेयर्स इन अ नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, बिल्कुल सही कह रहा है, चाहे वो नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट हो चाहे वो नॉर्मल डिप्लॉयड एनिमल्स हो, तो उसमें क्या होगा, जो फैक्टर्स होगा, जो अलील होगा वो पेयर में होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। जो डिस्क्रीट यूनिट जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड फैक्टर। यस, उस टाइम मेंडल जो है इसे फैक्टर का नाम से बुलाया करता था, ना कि अलील। आज हम इसे अलील कहते हैं, बट एट दैट टाइम मेंडल के द्वारा इसको फैक्टर बोला गया था। ठीक है जी। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। The expression of only one of the parental character, the expression only one of the parental characters is found in monohybrid cross। बिल्कुल सही कह रहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेंटल कैरेक्टर को ये दिखाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी ए। तो इसमें है ही नहीं, है ना, ए होगा, और बी तो गलत है तो बी हो ही नहीं सकता, मीन्स ए सी डी ई, ए सी डी ई, यस। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा स्टेटमेंट वाइज वाला है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि ब्रीटॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन क्राई-एसी, बिल्कुल सही कह रहा है। जो ब्रीटॉक्सिन जो होता है ना, ब्रीटॉक्सिन वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, एंड दैट इज वाई अब अगर कॉर्न बोर्न के लिए हमें ब्रीटॉक्सिन यूज करना है तो उसका जीन हम लोग अलग यूज करते हैं, लाइक क्राई-1 नहीं, कॉर्न बोर्न के लिए हम लोग क्राई-1A भी यूज करते हैं, और कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई-1AC एंड क्राई-2A भी यूज करते हैं। मीन्स
this BD toxin is specific for insect and that is why we use different type of gene for different insect. तो ये लाइन बिल्कुल सही है ना, और ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है कि कहाँ दे रखा है जी, यहाँ पे क्या बता रहा है कि द टॉक्सिन इज कॉडेड बाय द जीन क्राई, उसे क्राई बोला जाता है, और बीडी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। यस, सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बीडी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन बैसिलस thuringiensis, हाउएवर आफ्टर द इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द एसिड। और ये बाप रे, तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है ना, ये तो खेल कर देगा। अगर यहाँ तक पूरा सही ये लाइन बोल रहा है, बट लास्ट में आकर के लास्ट का 3-4 वर्ड में ला करके ये खेल करते, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है ना। ये एक्टिवेट होता है कब, बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, ना कि एसिडिक पीएच में। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दैट इज बीडी टॉक्सिन प्रोटोटॉक्सिन exist as an inactive prototoxin, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form toxin due to the alkaline pH, that means बेसिक पीएच में ये जो प्रोटोटॉक्सिन है, ये जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है, ये जा करके एक्टिवेट होता है ना, तो ये बेसिक होगा ना कि एसिडिक। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी ऑप्शन 1 इज करेक्ट बट ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ओके, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, statement 1 is true but statement 2 is false. Next question, given below are two statement, again statement wise वाला सवाल है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड, बिल्कुल गलत कह रहा है जी, है ना। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ये बात तो सही बोल रहा है, बट कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, कोलेनकाइमा डेड नहीं होता है, सिर्फ स्क्लेनकाइमा ही डेड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत है। जिम्नोस्पर्म लेक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही कह रहा है। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर में जाइलम वेसल नहीं होता है, जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये आपको जिम्नोस्पर्म में वेसल्स देखने को नहीं मिलता है, और ये पीवाईक्यू भी है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। सो एनसीईआरटी में क्लियरली बता रखा है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, लेक ऑफ जाइलम वेसल, है ना, वेसल, उसके जाइलम वेसल नहीं होता है। और पैरेन्काइमा जो है वो क्या होता है, लिविंग होता है, और कोलेनकाइमा डेड होता है। कोलेनकाइमा के बारे में नेक्स्ट दूसरे पेज में दिया हुआ है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। तो ये पेज नंबर आपको 87 में मिल जाएगा। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने को हमें मिल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा। जो एनाटॉमी एंड फ्लोरिंग प्लांट वाला जो चैप्टर है वो न्यू एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन को हटा दिया गया, सिर्फ चुनिंदे उसमें जो टॉपिक्स है वो है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा। और यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, एक और चैप्टर है उसमें भी ऐसे ही डिलीट हुआ है। ओके, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट इज रॉन्ग बट सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। तो स्टेटमेंट 1 नहीं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट यस बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, और क्या बोला, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बिल्कुल सही कह रहा है, एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें से कह रहा है कि स्टेटमेंट 1, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअल विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन, बिल्कुल सही कह रहा है ना। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, L फॉर लेप्टोटिन, L फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, L फॉर लेप्टोटिन, L फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोटिन वाले स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, मीन्स दिस इज ट्रू। The beginning of diplotin stage is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex, ये बिल्कुल सही कह रहा है। The beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonymal complex, ये भी बात बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना दो टर्म है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा एंड टर्मिनेशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये कहे कि टर्मिनेशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है, तो दैट टेक्स प्लेस इन द स्टेज ऑफ डिप्लोटिन। बट अगर ये पूछे कि टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा कब होता है, तो दैट टेक्स प्लेस इन डायाकिनेसिस। So don't be confused in both of the statement. Okay. So इसके अकॉर्डिंग दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है ना। Yes. So third option is correct. That is both statement 1 and statement 2 is true.
ये हम एनसीईआरटी में तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है ना, लेप्टोटीन क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअल विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही करा है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और डिप्लोटीन में हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, पेज नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 134 अगेन मैचिंग टाइप है। पहला क्या बोला है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस हमें पता है कि दैट इज द साइट फॉर आरआरएनए फॉर्मेशन, है ना, वो वहां पे एक्टिव आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये थर्ड होगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ओके, तो सेंट्रियोल में कार्टविल स्ट्रक्चर देखा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ल्यूकोप्लास्ट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, यस, इसको न्यूट्रिएंट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। और गोल्जी अपरेटस, सो गोल्जी अपरेटस इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग 3241 3241 3241 ये एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है। दैट इज जो गोल्जी अपरेटस है ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो है वो कार्टविल लाइक होता है। आई थिंक ये किसी दूसरे पेज में होगा, ये नहीं, यही पे है ना, ये कार्टविल स्ट्रक्चर है किसका, सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल का। एंड न्यूक्लियोलस, सो न्यूक्लियोलस जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। बहुत ही इजी लाइन है ना, एनसीईआरटी का, आसानी से बन जाएगा। लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाय, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो लिस्ट या फिर जो थ्रेटेंड स्पीसीज का जो लिस्ट जो निकलता है वो कौन सा एजेंसी निकालता है, दैट इज IUCN, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। ये जो रेड डाटा बुक जो है वो भी कौन पब्लिश करता है, IUCN ही पब्लिश करता है, ठीक है। अब हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, 136, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, कह रहा है लीनियर होता है, नहीं लीनियर तो नहीं होता है। सर्कुलर होता है, यस सर्कुलर होता है, बट क्या सिंगल स्टैंडर्ड होता है, नहीं सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। क्या लीनियर होता है, नहीं लीनियर तो नहीं होता है। क्या सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज ठीक है। क्या बोल रहा है कि इट कंटेन्स दी स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए अलोंग विथ राइबोसोम, इसके पास क्या होता है, राइबोसोम भी होता है, पेज नंबर 98 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग द टू वैरायटीज ऑफ द प्लांट, कह रहा है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग वह कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसका फ्यूजन करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। ये एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है कि आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम दो डिफरेंट वैरायटीज ईच हैविंग द डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, है ना, इसी को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ना तीन टर्म है, एक तो है प्रोटोप्लास्ट, एक है प्रोटोप्लाज्म और एक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार ये बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है साइटोसोल, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनिल्स प्लस ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल मिला करके हम इसे क्या करते हैं, साइटोसोल। अच्छा, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म में क्या आता है, साइटोसोल आता है और सेल ऑर्गेनिल आता है, बट उसमें न्यूक्लियस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्म, सो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट में साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस
विथ सेल मेम्ब्रेन, विथ सेल मेम्ब्रेन, विथ सेल मेम्ब्रेन। और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस तो मिला करके क्या होता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बनता है। एंड प्रोटोप्लास्ट किसे कहा जाता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस सेल मेम्ब्रेन को मिला करके हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट को हम लोग एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि प्लांट्स का बस सेल वॉल हटा दो, उसके बाद जो भी अंदर में बचा दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 138 क्या बोल रहा है? द आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। क्या नीचे ना एक फोटो दे रखा है, फोटो, और ये फोटो में पहचानने के लिए बोल रहा है कि जरा बताना इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी का ही फोटो है। एंड ये डायग्राम वहां पे दिखाया हुआ है, और इस डायग्राम का नीचे क्या लिखा हुआ है? A wide pollinated plant showing compact inflorescence and well exposed stamen। तो ये जो फोटो है इसमें ये जो आप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट रिप्रेजेंट स्टेमन, एक्सपोज स्टेमन, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या ये क्लेस्टोगैमस फ्लावर? बिल्कुल गलत है। क्लेस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है? फ्लावर एकदम कॉम्पैक्टली क्लोज्ड पैक्ड होता है, वो कभी जीवन में खुलता ही नहीं है ना। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगमी, नहीं ऑटोगेमिक में होगा, है ना, ये तो एक्सपोज स्टेमन है। वाइंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विथ वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल ये एनसीईआरटी का लाइन है ना। और इससे हमें ये समझ में आता है कि एनसीईआरटी में जितना भी जो डायग्राम दे रखा है ना वो हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना होगा। और डायग्राम ही नहीं, डायग्राम का नीचे जो भी उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है ना हमें ये भी पढ़ना होगा। मतलब एनसीईआरटी का कोना में, एनसीईआरटी का आगे में, एनसीईआरटी का पीछे में, एनसीईआरटी का ऊपर में, एनसीईआरटी का नीचे में, जो भी हमें डेटा दिया हुआ है हमें सब पढ़ना विदाउट स्किपिंग अ सिंगल वर्ड। हमें इस क्वेश्चन से यही सीख मिलता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 139 से स्प्रिंग sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increase the length of a stem thus increasing the yield। कह रहा है कि सुगर केन में हम इन नीचे कुछ पीजीआर का नाम दे रखा है और पूछ रहा है कि इन पीजीआर में से हम कौन सा पीजीआर को यूज करें सुगर केन खेती में सो दैट कि उसका जो स्टेम का लेंथ हो वो लंबा हो जाए और इस तरीके से उसका यील्ड भी बढ़ जाए। तो ये एनसीईआरटी में क्लियरली बता रखा है कि अगर आपको सुगर केन का स्टेम को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? जिब्राइलिन यूज करना पड़ेगा, जो क्या करता है? इंक्रीज दी लेंथ ऑफ स्टेम, और ये इसका यील्ड भी बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है? 20 टन पर एकड़ बढ़ा देता है इसका यील्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। बहुत इजी सवाल, और ये पेज नंबर 176 में दे रखा है। अच्छा, जितना भी पेज नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया हुआ है, और जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं जो पुराने एनसीईआरटी से पूछा गया है वो मैं आपको साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 140 से यहाँ पे दो लिस्ट है और हमें इसका क्या करवाना है? मैचिंग करवाना है। सबसे पहले करा फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ का के बारे में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे? तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने हमें बताया था। फ्रांकोइस जेकोब एंड, ठीक है, जेकोब और मोनाइट के बारे में, मोनॉड के बारे में पूछ रहा है। तो ये इन्होंने हमें क्या दिया था? दैट इज आई थिंक समथिंग इज मिसिंग हियर। ओके, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 140, there is one option is missing, so let me find first. Okay, lack operon, yes, lack operon, lack operon। हरगोविंद मिसलसन स्टाल, है ना, तो मिसलसन और स्टाल हमें सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना जो है ये हमें जेनेटिक कोड के बारे में बताए थे। एंड जो जेकोब और मोनाड है ये लैक ऑपेरॉन के बारे में हमें बताए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, यस।
सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी में बिखरा हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स मैचिंग टाइप है, तो यहाँ पे जो डेटा है वो बुक से जो है इधर उधर से उठाया जाता है, ठीक है। तो जो मिचेल्सन और स्टाल जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है ना, तो ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट से हमें ये बताए थे कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव। लैक ऑपेरॉन के बारे में हमें जेकॉब एंड मोनट साहब ने बताया था, ठीक है। और कोडोन के बारे में, ये जेनेटिक कोड के बारे में हमें हरगोविंद खुराना सर बताए थे। एंड यस, आई थिंक ये इसी का होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कह रहा GLUT4। तो GLUT4 क्या करता है ना कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट को इनेबल करता है, ठीक है, सेल में। इंसुलिन तो एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है ना। कोलेजन एक प्रोटीन है, हाँ, और इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस के जैसा भी काम करता है। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। यस, ये डायग्राम से सवाल पूछा गया है ना, एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखा है, दैट इज 9.8, और यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि जो कोलेजन है ना, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस का जैसा एक्ट करता है। ट्रिप्सिन तो एक एंजाइम है, ये तो हमें पता है। और इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। GLUT4 क्या करता है, इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन दी सेल्स। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है। नाउ statement 1 says C3 plant in C3 plant some oxygen binds to Rubisco hence CO2 fixation is decreased। बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो रूबिस्को एंजाइम है ना, इसके मन में बहुत है बड़ा डिस्को। इसके अंदर में, अब देखो इसका नाम में ही है रूबिस्को, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। ये कार्बोक्सिलेज के जैसा भी काम कर सकता है और ऑक्सीजिनेज के जैसा भी काम कर सकता है। जब जैसा तब तैसा। अगर इसको ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में मिल गया तो ये ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में मिल गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर जाएगा। और इसीलिए मैं इसे कहता हूँ कि जो रूबिस्को है उसके मन में बहुत बड़ा डिस्को है ना। तो कह रहा है कि C3 प्लांट में क्या होता है ना कि कभी कभी ऑक्सीजन रूबिस्को से बाइंड कर जाता है, और यही रीजन है कि जो CO2 फिक्सेशन जो है वो उसका जो रेट है वो कम हो जाता है। और ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में बता भी रखा है कि इन C3 प्लांट है ना, सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन डिक्रीज। एकदम एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, जरा सा भी एक वर्ड का भी मॉडिफिकेशन नहीं है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इन C1 प्लांट, C1 नहीं होगा, ये C4 होगा, है ना, दिस इज टाइपो एरर। In C4 plants, mesophyll cell shows very little photorespiration while bundle sheath cell do not show photo। ये ना बिल्कुल ही गलत कह रहा है। एनसीईआरटी में क्लियरली बता रखा है कि C3 और C4 में बस इतना ही डिफरेंस है कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, while C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। अब ये कह रहा है अरे नहीं थोड़ा सा, अरे वेरी लिटिल थोड़ा सा, कह रहे नहीं थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, थोड़ा सा फोटो। भाई एनसीईआरटी क्लियरली कह रहा है कि इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। अगर C4 प्लांट में रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन अगर होता ही नहीं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये कह रहा है नहीं थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, जरा सा भी नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो पहला स्टेटमेंट सही है पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है पेज नंबर 147, अच्छे से देख लीजिए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 143, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस का नाम दे रखा और कह रहा है कि जरा बताना इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अब इसके लिए ना ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया हुआ, अब इसको कॉन्सेप्ट से समझना होगा। इसमें एक केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दैट इज किसी भी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, लेट से सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाता है दैट इज सी। और हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ए का ऑक्सीडेशन होगा तो ये तय है कि बी का रिडक्शन होगा, अगर बी का रिडक्शन होगा तो ये तय है कि ए का ऑक्सीडेशन होगा। मीन सबस्ट्रेट में ए का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं केमिस्ट्री का, तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाता है, अमोनिया, है ना, अमोनिया, एंड दिस इज
अमोनिया। अब यहाँ पे ये क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट यहाँ पे क्या है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। नाइट्रोजन जीरो से -1 में जा रहा है, नाइट्रोजन जीरो से -1 में जा रहा है, मीन्स इसका तो हो रहा है रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बट हाइड्रोजन जीरो से कहाँ जा रहा है, +1 में, मीन्स इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो बगल वाला जो सबस्ट्रेट है, जो बगल वाला जो रिएक्टेंट है, इसका ऑक्सीडेशन होगा ही। खैर ये तो कंसेप्ट था, इसको आपने कई बार फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे बना, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनिक एसिड जब जा रहा है तो हमें देखना है कि क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम है ना, यहाँ पे इस डायग्राम में नहीं मेंशन किया हुआ है बट बुक में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में से क्या बन रहा है, सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। थोड़ा मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और एक और सबस्ट्रेट यहाँ पे, दैट इज जीडीपी। और जब हमने इसको मिलाया तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिला दैट इज सक्सिनिक एसिड। क्या मिला हमें, सक्सिनिक एसिड, ए रिप्रेजेंट एसिड प्लस जीटीपी। क्या इस प्रोसेस में किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है क्या? आई डोंट थिंक किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन किसी का नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यही ऑप्शन सही होना चाहिए, बट मैं आपको आगे का भी ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या करता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, आइसोसिट्रेट कहीं इधर होता है और यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाना है। तो सबस्ट्रेट में हमारे पास क्या है, आइसोसिट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या है, आइसोसिट्रेट, और साथ ही साथ क्या है यहाँ पे, NAD है। क्या है यहाँ पे, NAD है। और यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, NADH, है ना, यहाँ पे NADH है। और हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों सबस्ट्रेट में से NAD में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। NAD में हाइड्रोजन बाइंड करके NADH में कन्वर्ट हो रहा है। NAD का कन्वर्जन किस में हो रहा है, NADH में हो रहा है कन्वर्जन। और हमें पता है अगर किसी भी रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर NAD में हाइड्रोजन बाइंड हुआ और इसको NADPH में कन्वर्ट किया तो NAD का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक सबस्ट्रेट का रिडक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली उसके बगल वाले सबस्ट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे NAD में हाइड्रोजन ऐड होगा, रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आइसोसिट्रेट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये तो बिल्कुल ही सही कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, बट हमें सवाल में क्या कह रहा है कि इनमें से किसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बन रहा है ना, तो मैलिक एसिड, वेयर इज मैलिक एसिड, यस हियर इज मैलिक एसिड। अब जब मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड बन रहा है ना तो यहाँ पे भी NADPH, सॉरी नॉट DPH, दिस इज NADH। तो यहाँ भी NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, मैलिक एसिड भी है सबस्ट्रेट और NAD भी है सबस्ट्रेट, और NAD से तो NADPH बना, NAD का तो रिडक्शन हुआ, और अगर NAD का रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली इसका बगल वाला का ऑक्सीडेशन होगा ना। मीन्स ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ठीक उसी तरीके से जब हम सक्सिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड जाते हैं,
सक्सिनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनता है तो यहाँ भी FAD का रिडक्शन हो रहा है, और अगर FAD का रिडक्शन हुआ तो सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। और ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। वैसे ये सवाल पता है क्या कह रहा था, मुझे छोड़ दो और जाकर के आगे दूसरा सवाल करो, है ना। मेरे में तेरे को टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो इसमें वो करना था, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री का भी नॉलेज लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होता है, ऑफ कोर्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। यस, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में होता है, मींस सेकंड। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये कहाँ होता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। यस, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। यस, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, 2143 2143 2143। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, क्योंकि ये मैचिंग वाला है तो ये काफी मतलब अलग अलग मतलब वो पेजेस में बिखरा हुआ था, तो सबको एक जगह अकोमोडेट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। ई कोलाई, क्या ई कोलाई में जो रेप्लिकेशन होता है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा बात सही है। कह रहा है कि द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना, पहली बात की आप क्या पूछ रहा है, ये रेप्लिकेशन। ओके, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है द पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन एज वेल एज 3 to 5 डायरेक्शन। बिल्कुल गलत कह रहा है। दुनिया में चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गेंडा हो, अगर उसके बॉडी में रेप्लिकेशन होगा सो दैट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो ई कोलाई क्यों ना हो, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम कभी नहीं हो सकता है ना। दैट ऑलवेज द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मीन्स ये तो गलत कह रहा है कि ये तो कह रहा है भाई 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में भी होता है, तो ऐसा नहीं है ना। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है द पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में करवाता है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन नहीं, हाँ ये बात तो सही है कि 1 डायरेक्शन में होता है, बट कह रहा है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, भाई रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत है ना। एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 में दे रखा है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह रहा है पॉलीमराइजेशन इन ओनली 1 डायरेक्शन एंड दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम रेप्लिकेशन हो, चाहे वो ई कोलाई हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गेंडा हो, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी। ओके, 100x किलो कैलोरी, what would be the GPP means gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक रूल आना चाहिए एंड दैट इज 10% रूल। और ये एनसीईआरटी में 10% रूल जो दिया हुआ वो हमें क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल से, लेट से फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से अगर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाता है तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जितना भी एनर्जी था उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही उसके ऊपर वाले जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें जाएगा, ट्रांसफर होगा, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ना कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितना एनर्जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल बनाता हूँ, राइट। सो दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ओके, व्हाई दिस कलर इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग, लेट मी सी वंस। यस, ये मैं आपको 3 ट्रॉपिक लेवल सबसे पहले बना के दिखाता हूँ, दैट इज ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 एंड ट्रॉपिक लेवल 3। ये क्या है, T1 है, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3 है। और 10% रूल क्या कहता है, अगर T1 से T2 में एनर्जी जाएगा तो T1 का मात्र 10% एनर्जी ही T2 में जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि इसको भी तो रेस्पिरेशन करना है ना, कुछ तो एनर्जी ये भी तो यूज करेगा ना,
यस, तो कह रहा है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ना, यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज 100x, और 100x का 10% कितना होगा 10x, तो इसको एनर्जी कितना मिलेगा 10x, और इसका 10% कितना हुआ 1x, मीन्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होगा दैट इज x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नाउ ये मैं कहाँ दे रखा है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज पेज नंबर 211। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज मैचिंग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करवाना है, और क्या करवाना है, यहाँ पे पूछ रहा है रोज, पी, कॉटन, मैंगो। अब रोज, रोज क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रोज क्या है ना, इसमें ये एक पैरिगैनस फ्लावर है ना। पी, पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखा जाता है, यस, पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखा जाता है। कॉटन, कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है, इसको सीएलसी से याद रखना है ना। कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर में ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है, जिसको आप सीएलसी से याद रख सकते हैं। मैंगो और कोकोनट जो है वो ड्रूप फ्रूट कहलाता है ना, ये ड्रूप फ्रूट कहलाता है, मैंगो और कोकोनट। सो अकॉर्डिंग टू दिस 2413, 2413, 2413 on that side, option 3 is correct, 2413। let's move on next question, and next question says again meeting type question है, कह रहा है रोबोट में, तो रोबोट में के बारे में हम लोग कहाँ पढ़े थे, तो रोबोट में है ना, क्या ये एरिया स्पीसीज रिलेशन, नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्लोबल, बिल्कुल यस, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इन्होंने ही बताया था रोबोट में, और इनके अकॉर्डिंग है ना, इनके अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है, तो इस धरती में कितना स्पीसीज है 7 मिलियन। ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, ये रोबोट में सर ही हमें बताए थे, ठीक है जी। Alexander von Humboldt experiment using outdoor plots. I think there is misprint. So long-term ecosystem experiment using, or actually this line comes from this option, right? So ये इधर का पार्ट नहीं है ना, ये इधर का पार्ट नहीं है, ये यहाँ का है, ठीक है, इसको इधर कंसीडर नहीं करना। तो ए वी बंड हम्बोल्ट, देखो ए वी हम्बोल्ट में क्या ए आ रहा है, तो ए आ रहा है ना, तो ए फॉर एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, तो एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप हमें जो है वो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सर ही दिए थे, है ना, जो हमें क्या बताता है कि अगर आप रिसर्च का एरिया बढ़ाओगे, अगर आप एक्सप्लोरेशन का एरिया बढ़ाओगे, तो आपको नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता हुआ दिखेगा, बट एक लिमिट तक ही बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना। Paul Enrich about 7 million. Okay, again this line is not in the C statement, this comes from, है ना, this came from here. Okay, Paul Enrich, तो Paul Enrich रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस इन्होंने ही दिया था, है ना, कौन थे पॉल एनरिच, तो इन्होंने हमें रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इन्होंने ये बताया था कि इकोसिस्टम में होते तो बहुत सारे स्पीसीज है, बट इकोसिस्टम में कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे स्पीसीज को की स्पीसीज कहा जाता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्लेन में अगर आप बैठे हो, तो अगर सीट का नट बोल्ट उखाड़ दोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है ना, बट अगर वही जो उसका इंजन या फिर जो मेन उसका अगर जो पंखा का अगर आप एक भी नट खोल दोगे तो पूरा प्लान क्रैश कर जाएगा। और ठीक उसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीसीज है, बट उसमें से भी कुछ ऐसे स्पीसीज है जिसका रोल काफी ज्यादा इकोसिस्टम में है, और वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड की स्पीसीज। तो ये बात हमें पॉल एनरिच सर ही बताए थे, है ना, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। डेविड टिलमन, तो डेविड टिलमन जो है वो लॉन्ग टर्म अपने जो है आउटडोर रिसर्च किए थे ना, तो दैट वुड बी सेकंड। और क्या होगा 3142, 3142, 3142, so option 4 is correct, 3142. this is given in page number 259, 263 and 262, है ना। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगेन ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इसका इंफॉर्मेशन इधर उधर काफी ज्यादा बिखरा हुआ है। अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है मोनोएडल्फस, है ना, मोनोएडल्फस कंडीशन किस में देखा जाता है, तो मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखा जाता है, और इसको याद रखने का तरीका है कि मोनो में एन आ रहा है, मोनो में एन आ रहा है, चाइना में भी एन आ रहा है ना, मोनो में भी एन आ रहा है, चाइना में भी एन आ रहा है, तो इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं कि मोनोएडल्फस कंडीशन चाइना रोज में देखा जाता है, ठीक है।
डायडल्फस कंडीशन पी में देखा जाता है। डायडल्फस कंडीशन किस में देखा जाता है? पी में देखा जाता है। पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस में देखा जाता है। और एक चीज हमें तो याद रखना है, दैट इज सिट्रस में पॉलीएडल्फस और पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों ही देखा जाता है। सिट्रस में पॉलीएडल्फस और पॉलीएम्ब्रियोनी दोनों देखा जाता है, ये चीज हमें याद रखना होता है। इपीफाइलस कंडीशन, तो इपीफाइलस कंडीशन लिली में देखा जाता है ना। अब ये तो ठहरा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि जो नीट 2024 का जो रिवाइज सिलेबस था उससे लिलियेसी को और सोलानेसी को तो हटा दिया गया है। मीन्स ये कहाँ से, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बट अगर आप यहाँ पे देखो ऑप्शन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपको ये आए या ना आए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं भी आता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर आपको ये तीनों आता है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू नो अबाउट द इपीफाइलस। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 4-2, तो 4-2 तो एक ही ऑप्शन में है ना, 4-2 एक ही ऑप्शन में, हमें तो आगे देखना ही नहीं है ना। 4-2-1-3 तो हमें तो आगे देखना ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। ये तो बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में कहाँ दे रखा है? पेज नंबर 64। मोनोएडल्फस कंडीशन किस में देखा जाता है? चाइना रोज में देखा जाता है। डायडल्फस कंडीशन पी में देखा जाता है। और पॉलीएडल्फस कंडीशन सिट्रस में देखा जाता है। और साथ ही साथ सिट्रस में पॉलीएम्ब्रियोनी वाली कंडीशन भी देखी जाती है, राइट। नाउ this is the last question, which says question number 150, read the following statement and choose the set of correct statement। ये बहुत ही ध्यान रखना हमें कि करेक्ट कह रहा है या फिर इनकरेक्ट कह रहा है, और साथ ही साथ वहां भी ध्यान देना है करेक्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट, और यहाँ भी देना है। मतलब ये दोनों ही लाइन को हमें देखना, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों में हमें ध्यान देना है कि करेक्ट कह रहा है या फिर इनकरेक्ट कह रहा है ना। नाउ स्टेटमेंट 1 से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली, अच्छा किसके बारे में बोल रहा है? फियोफैसी का, ठीक है। तो फियोफैसी के रिस्पेक्ट में हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके रिस्पेक्ट में सही होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूजुअली बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर, बिल्कुल सही कह रहा है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है। और याद रखिएगा जो फियोफैसी होता है, जो ब्राउन अलगी होता है, उसमें 2 फ्लैजिला होता है, और है ना। और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज फ्रॉम जूस्पोर। हमारे पास कुछ असेक्सुअल स्पोर होता है और कुछ सेक्सुअल स्पोर होता है। मैं इसका एक आपको ट्रिक देने वाला हूँ कैसे इसको याद रखना है। असेक्सुअल स्पोर को याद रखने का जो ट्रिक है ना हमारे पास, वो कहता है एक क्यूट सा जू, एक क्यूट सा जू। इससे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं असेक्सुअल स्पोर। यार ए रिप्रेजेंट असेक्सुअल स्पोर, असेक्सुअल स्पोर, asexual spore। Cute represents conidia, here cute represents conidia, here S represents sporangiosspore, sporangiosspore, and Ju represents zoospore, जो हमें इस ऑप्शन में भी दिया होता है ना, जूस्पोर। तो जूस्पोर, कॉनिडिया है ना, स्पोरेंजियोस्पोर, ये क्या है? असेक्सुअल स्पोर है। और ठीक इसी तरीके से आप सेक्सुअल स्पोर को भी याद रख सकते हैं। और सेक्सुअल स्पोर को याद रखने का जो ट्रिक है वो कहता है ओ आस्था बहुत सुंदर हो, ओ आस्था बहुत सुंदर हो। हियर ओ रिप्रेजेंट ऊ स्पोर, आस्था रिप्रेजेंट एस्को स्पोर, सुंदर रिप्रेजेंट्स ओके स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहाँ पे हो गया ओ आस्था बहुत सुंदर हो, सुंदर रिप्रेजेंट सेक्सुअल स्पोर, राइट। आप इस तरीके से सेक्सुअल स्पोर को भी याद रख सकते हैं। वेल वैसे हमें यहाँ पे बस जूस्पोर के बारे में पूछा है ना, तो वो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड, बिल्कुल गलत कह रहा है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो एसोगैमस, oogamous, एनासोगैमस तीनों ही तरीके से होता है। बढ़िया में सवाल में क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली बाय oogamous मेथड, जो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी एसोगैमस, मे बी एनाइसोगैमस और मे बी oogamous। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किससे हो रहा है? oogamous से हो रहा है, तो गलत कह रहा है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज एदर मैनिथोल और लैमिनारिन, बिल्कुल सही कह रहा है ना। जो स्टोर्ड फूड जो फियोफैसी में होता है दैट इज मैनिथोल एंड लैमिनारिन। यहाँ पे एग्जैक्टली बताया हुआ भी है ना, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा ओके फ्यूकोजेंथिन, ये कहीं मिल जाएगा आपको, यहीं पे दिया हुआ है ना। तो ये लाइन सही है
The major pigment found are chlorophyll AC and carotenoids and xanthophyll. बिल्कुल सही कह रहा है, जो फियोफैसी में जो मेजर पिगमेंट होता है ना, दैट इज क्लोरोफिल AC एंड कैरोटिनॉइड एंड xanthophyll. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे पोजेस द क्लोरोफिल AC, है ना, क्लोरोफिल AC बारे में यहाँ बता रखा है, कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophyll. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. सही कह रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल इसका होता है ना, वो तो सेलुलोसिक होता है और इसका जो यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड, इसके आउटसाइड में एक जिलाटिनियस कोटिंग होता है. किस चीज का? एल्जिन का होता है. और यहाँ पे इस चैप्टर में हमें इससे पहले भी बताया गया है कि एल्जिन हमें कहाँ से मिलता है? ब्राउन अलगी से मिलता है. कैरागिन हमें कहाँ से मिलता है? रेड अलगी से मिलता है. क्योंकि ब्राउन अलगी फियोफैसी में क्या होता है? एल्जिन का कोटिंग होता है. दैट इज व्हाई वी गेट एल्जिन फ्रॉम फियोफैसी. वेल, so according to this option, okay, B is wrong, right? So A, C, D and E. A, C, D and E. So option first is correct. B नहीं होगा. Yes, B नहीं होगा. और A तो सही है ना? Asexual reproduction occurs usually by, yes. So option number first is correct. ये NCERT पेज नंबर आपको 26 और 27 में मिल जाएगा. And with this we have completed the botany section question. हमने 50 क्वेश्चन जो बॉटनी सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो दोनों में पूछा गया था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है. और अब मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है. यहाँ पे आपने काफी ऐसा एक एनाटॉमी वाला चैप्टर में जो का जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो चैप्टर जो है वो न्यू एनसीईआरटी में उसको काफी कंसाइज कर दिया गया, काफी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए, बट दैट इज इन द सिलेबस ऑफ नीट. तो हमें तो ओल्ड एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना. और अगर आप, और ये तो बॉटनी था, जियोलॉजी में तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा गया है एंड दैट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यू एनसीईआरटी. सो हमें क्या करना है कि या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, या तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो न्यू एनसीईआरटी पढ़िए. बट न्यू एनसीईआरटी में आप क्या करो ना, जैसे कोई चैप्टर है जिसका टॉपिक डिलीटेड है, तो ओल्ड एनसीईआरटी का फोटो लेकर के, है ना, वो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप उसको चिपका सकते हैं, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना करे. तो ओल्ड एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, वो तो हमें पढ़ना है, क्योंकि जो न्यू एनसीईआरटी जो पब्लिश किया गया उसमें तो काफी सारे टॉपिक जो है वो डिलीट हो गए हैं. और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, फिर किसी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए.